देखिए, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं पावलोव का सिद्धांत, और सीखने के सिद्धांत को आपको विभाजित करके बताया गया है कि सीखने के सिद्धांत में संबंधवादी सिद्धांत है और संज्ञानात्मक वर्ग का सिद्धांत है। तो संबंधवादी सिद्धांतों में 5 है और संज्ञानात्मक वर्ग के सिद्धांतों में 5 है। संबंधवादी सिद्धांत का मुख्य रूप से, जैसे दूसरा सिद्धांत है पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत में आप सबसे पहले देखते हैं, यहाँ शुरू करेंगे कि पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। दूसरा कथन है सीखने में लार के प्रभाव का अध्ययन। तो लार की भूमिका पर इन्होंने अध्ययन किया है और फिर इस सिद्धांत का नाम है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इसी का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। प्रयोग इनका है कुत्ते पर, और इस प्रयोग के उपरांत इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और पाचन क्रिया की दैहिकी का अध्ययन इन्होंने अपने सिद्धांत में किया है। फिर बात आती है कि इस सिद्धांत का प्रयोग करके एक मनोवैज्ञानिक है वाटसन और उनकी पत्नी का नाम है रेनर, उन्होंने अपने पुत्र लैम्बर्ट के ऊपर भी इसका प्रयोग किया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस सिद्धांत का प्रयोग फिर किसने किया है। तो इस सिद्धांत का प्रयोग वाटसन और उनकी पत्नी ने अपने पुत्र लैम्बर्ट के ऊपर किया है। अब उन्होंने सिद्धांत में इस बात पर बल दिया कि उस बच्चे के सामने एक सफेद पिल्ला या छोटा बच्चा कुत्ते का रखा गया और जिसके साथ वो कुछ समय तक खेल रहा था, लेकिन बीच बीच में खेलते वक्त ही कृत्रिम रूप से तेज आवाज की गई। तेज आवाज करने के परिणाम स्वरूप वह बालक डर जाता था। यह प्रक्रिया बार बार की गई और बार बार करने के नाते अब बालक के अंदर ये समझ पैदा हो गई, ये सीख पैदा हो गई, इस तरह से सफेद छोटे जीवों के साथ खेलने पर हमेशा भय बना रहेगा। इस नाते वो भयभीत हो जाता था। वहां सीखने की प्रक्रिया यहाँ संपन्न हुई इस सिद्धांत के अनुसार, पावलोव के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से वह उस आकार प्रकार के सभी जानवरों से डरने लगा। इस तरह से अब तो ये मान लीजिए इस सिद्धांत की भूमिका से संबंधित बातें हो गई। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि पावलोव ने अनुक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया है। चूंकि ये सीखने के सिद्धांत या सारबांड के सिद्धांत है, इस कारण इन सिद्धांतों में स्टिमुलस की ही प्रधान भूमिका है, या स्टिमुलस और फिर रिस्पांस की भूमिका है। अनुक्रियाएं 2 प्रकार की होंगी, एक स्वाभाविक है, स्वाभाविक को ही जन्मजात कहते हैं, और या जैविकी कहते हैं। इनको आप संवेग से जोड़ सकते हैं। मैकडूगल ने जो 14 संवेग बताया है वो ये मूल चीजें हैं, वही जैविकी है, वही जन्मजात है, वही स्वाभाविक है। दूसरी चीजें अब इसी पर अभिप्रेरणा को भी इसी पर सेट किया जाता है, जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणाएं। उसी तरह से अस्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत जो अर्जित है या जो मनोवैज्ञानिक है, जिसको हम कहीं से लेते हैं, किसी प्रेरणा से हम कार्य करना जब शुरू कर देते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को अस्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये अनुक्रिया की बात इन्होंने हो गई। अगर ये बात हो कि पावलोव ने अनुक्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया, उसके लिए ये दोनों को आप देखेंगे। अब इसके बाद एक चीज और देखेंगे, पावलियन अनुबंधन के अंग। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4, पूरा सिद्धांत यही आपके सामने लिखा गया है, और जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी सिद्धांत, इसी शब्दों से जो आपके सामने है उसी से बनेंगे। अब यहाँ पे पावलियन अनुबंधन के अंगों में 4 शब्द दिए गए हैं, जैसे यूसीएस लिखा गया है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, कंडीशनिंग स्टिमुलस है, अनकंडीशनिंग रिस्पांस है, कंडीशनिंग रिस्पांस है। तो अब यहाँ पे ये स्वाभाविक उद्दीपक है, लिखा गया है यूसीएस, मतलब इस उद्दीपक के लिए किसी बनावटी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं है, इसी नाते इसका नाम जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, कुछ शर्तें कायम की जाएंगी, कुछ बनावटी चीजें दी जाएंगी जिससे उद्दीपक होगा, इसी नाते इसका नाम हो गया, अस्वाभाविक हो गया। यही चीज इसको आप ध्यान में हमेशा रखेंगे, भूलेगा ये चीज भूलेगी। इसके लिए यहाँ देखिए अलग से आपको बता दिया गया है, सीखने सिद्धांत में सीखने के प्रमुख संप्रत्यय, सीखने के प्रमुख संप्रत्यय में यही चीजों से प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी में आप ज्यादा भयभीत होते हैं, इसी में ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिर देखिए यूसीएस लिखा गया है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस,
अनकंडीशनिंग स्टिमुलस का मतलब है ऐसा स्टिमुलस जिसके के लिए कोई शर्त नहीं है, वो व्यक्ति में पहले से ही मौजूद है, उसकी आवश्यकता है उसके पास, इस नाते स्वाभाविक उद्दीपक इसकी हिंदी बन जाती है और उसके लिए क्या है, भोजन। इसके बाद फिर लिखा गया है CS, कंडीशनिंग स्टिमुलस है। कंडीशनिंग स्टिमुलस के लिए शब्द दिया गया अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी की आवाज। जैसे लैम्बर्ट के सिद्धांत में जो यहाँ पे बीच में तीव्र आवाज है, वही प्रक्रिया यहाँ घंटी की आवाज है। दोनों तथ्यों में यही समानता है कि यहाँ पर घंटी की आवाज दी जा रही है और यहाँ पे तीव्र आवाज दिया जा रहा है। लेकिन अभी आप देखेंगे सिद्धांत में कुछ शर्तें हैं, लगातार केवल घंटी की आवाज ही आप देते चले जाएंगे तो सीखना थोड़ा संपन्न, क्रिया कितनी बार चली जाएगी, किसी से कितनी बार आप झूठ बोल पाएंगे, किसी को कितनी बार धोखा दे पाएंगे। तो इस नाते ऐसी स्थिति में ये संभव नहीं है। उसके लिए इन्होंने शर्त निर्धारित की है कि स्टिमुलस 0.5 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए, उसका जो समय अंतराल है वो 0.5 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए, मतलब आधे सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। और अंतराल जो है लंबा नहीं खिंच जाना चाहिए, अगर लंबा खिंच जाएगा तब भी इस घंटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो जान जाएगा कि हमको बहकाने का कार्य हो रहा है। तो इस तरह से CS हो गया। इसके बाद फिर UCR लिखा गया, अनकंडीशनिंग रिस्पांस। अब लार आना स्वाभाविक है, भोजन को देख करके लार आना ये एक स्वाभाविक प्रकृति है मनुष्य की या जानवरों की, इस नाते इसको स्वाभाविक लिखा गया। शब्द तो अनकंडीशनिंग है लेकिन हिंदी उसकी स्वाभाविक हो गई। उसी तरह से CR अस्वाभाविक कंडीशनिंग रिस्पांस, अब यहाँ पर भी लार आना है। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ अनुबंध स्थापित करते हैं, ये तो उसके संप्रत्यय हो गए। अब यहाँ जब अनुबंध स्थापित किया जाता है तो भोजन लार, UCS UCR, फिर UCS धन CS बराबर UCR, और अंत में केवल CS है, उससे भी केवल लार आ रही, मतलब लार तो तीनों में है, लार आने की प्रक्रिया तीनों में है। पहली लार UCR के रूप में, दूसरी लार UCR के रूप में, लेकिन तीसरी लार जो है वो CR के रूप में हो गई। अर्थात ये सिर्फ घंटी है, मतलब ये जो उद्दीपक दिया जा रहा है वो अस्वाभाविक है और यहाँ अस्वाभाविक तौर पर लार पैदा की जा रही है, इस नाते CS है और CR है। तो थोड़ा सा अगर 2-3 बार इस पर आप प्रयास करेंगे तो तभी जा करके इस सिद्धांत के प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल शब्द इन्होंने दे दिया है। और मुख्य रूप से शिक्षा जगत में अंत में जब बात आती है कि शिक्षा जगत में सिद्धांत का उपयोग क्या है, तो शिक्षा जगत में केवल एक ही मुख्य रूप से इसका उपयोग दिया गया है, अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण कहिए चाहे बुरी आदतों को कम करने का प्रयास, यही इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। इस तरह से आप इस सिद्धांत को पढ़े जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और एक आध प्रश्न इसमें से आपको मिलेगा, तो आप इसको सीखने का प्रयास करेंगे और इसको बार बार देखेंगे। धन्यवाद।